हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका आप सभी ने सही आंसर दिया है। आपका होमवर्क प्रश्न था दोस्तों, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह दोस्तों टिहरी रियासत के चौथे राजा थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कीर्ति शाह थे जो टिहरी रियासत के चौथे राजा थे। टिहरी रियासत के चौथे नंबर के राजा थे। ठीक है, जो कि अपने कुशल प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, लोकप्रिय थे और इनका सम्मान अंग्रेज तक करते थे। आपको पता है कि अंग्रेज हमें हीन भावना से देखते थे, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा हम खुद को कम आंकते थे। तो उस समय जो कीर्ति शाह हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त किया अंग्रेज़ों से और इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया था, जिसमें प्रमुख थी CSI, नाइट कमांडर। अंग्रेज इन्हें सर कह के पुकारते थे। और तो और जब कीर्ति शाह 1900 में जब ये इंग्लैंड गए दोस्तों, तो इन्हें 11 तोपों की सलामी वहाँ पे दी गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सम्मान था जो कि स्वयं अंग्रेज ऑफिसर्स को भी उस टाइम बहुत कम मिलता था और ये उस समय का बहुत बड़ा सम्मान था। तो इस प्रकार कीर्ति शाह का बहुत अच्छा वहाँ पे एक व्यक्तित्व उभर के आया था। बहुत अच्छी उनकी इमेज थी और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए थे अपने साम्राज्य में। उन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की किसानों हेतु। देखिए, बहुत कम ऋण, मतलब बहुत कम ब्याज की दरों में वो किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके, इस वजह से उन्होंने किसानों हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की। और उन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठाश्रम की स्थापना की कुष्ठ रोगियों हेतु। इसी प्रकार उन्होंने चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट, इस प्रकार न्यायालय को स्थापित किया। और परिवहन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वनों का प्रबंधन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया और इस प्रकार बहुत सारे काम किए उन्होंने अपने साम्राज्य में, जिस वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय थे और बहुत ख्याति प्राप्त थे वो। तो ये थे आपकी कीर्ति शाह। इसे हम टिहरी रियासत में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, रिवीजन वीडियो की तरफ। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कारकोटक नाग देवता मंदिर कहाँ है? तो यह दोस्तों आपका भीमताल में, और भीमताल आता है आपका दोस्तों नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है आपका भीमताल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मूलर ने अपनी किस पुस्तक में गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना? तो ये पुस्तक थी आपकी साइंस ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, साइंस ऑफ लैंग्वेज में मैक्स मूलर ने गढ़वाली जो भाषा है ना हमारी, उसको प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। ठीक है, ध्यान देंगे इस पॉइंट पे और इसको याद रखेंगे। और हम बात करते हैं जब गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली की, तो विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। कई लोग मानते हैं कि गढ़वाली जो बोली है इसकी उत्पत्ति है जो वो दरद, खस, प्राकृत इत्यादि भाषा से हुई है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि गढ़वाली बोली की जो उत्पत्ति हुई है यह शौर सीनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और इसी में जो मैक्स मूलर है ये प्राकृत भाषा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं और उन्होंने इसका जिक्र किसमें किया है? उनकी एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज, इस पुस्तक में उन्होंने गढ़वाली भाषा का जिक्र किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मनड़ा बुग्याल किस जनपद में है? दोस्तों, मनड़ा बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग जनपद के आपके अन्य प्रमुख बुग्याल हैं, वे हैं आपके मदमहेश्वर बुग्याल, चोपता बुग्याल, बर्मी बुग्याल, केदारनाथ बुग्याल इत्यादि आपके इम्पॉर्टेंट बुग्याल हैं जो कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में ही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में रुनसेरा ताल स्थित है? रुनसेरा ताल है दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में आपके अन्य ताल हैं, जैसे नचिकेता ताल है आपका, डोडी ताल है आपका और देवकुंड है आपका। तो ध्यान रखेंगे, रुनसेरा ताल का है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये वर्ष था आपका 1977। और जो ये आश्रम है दोस्तों यह आपका अंजनी सैन टिहरी में, और यह स्थापित किया गया स्वामी मनमत द्वारा स्थापित किया गया था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम।
1977 में अंजनी सेन टिहरी में, ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 84 कुटिया का निर्माण करवाने वाले महर्षि महेश योगी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में और 1918 में, 1918 में छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका जन्म। और हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन्हें इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो ऋषिकेश है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग की राजधानी का रुतबा दिलाने वालों में पहला नाम इन्हीं का आता है, ठीक है। और इनका जो मूल नाम है यह है आपका महेश प्रसाद वर्मा, तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किसके समय कुमाऊं में नायक नामक जाति, नई जाति की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई दोस्तों भारती चंद के समय। अब देखिए दोस्तों, भारती चंद के समय क्या हुआ, चंद्रवंश का और डोटी के राजाओं का 12 वर्षों तक युद्ध चला, ठीक है। 12 वर्षों तक युद्ध चला, तो भारती चंद घुस गया था नेपाल में, और डोटी के आसपास ये जब युद्ध कर रहे थे तो जो भारती चंद के सैनिक थे, इन्होंने डोटी साम्राज्य और आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ की महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए। इन 12 वर्ष का जब मतलब जो 12 वर्ष का युद्ध चला उस समय की बात है, और इन्हीं स्त्रियों से जो संतानें हुई उन अवैध संतानों को नायक कहा गया, ठीक है दोस्तों, उन्हीं संतानों को नायक कहा गया। और जो ये स्त्रियां थी ये कटकली कहलाई, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि भारती चंद के समय ही 12 वर्षीय युद्ध हुआ था डोटी प्लस चंद्रवंश का, ठीक है, डोटी कुमाऊं का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुनिंदों की ताम्र मुद्राएं उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है दोस्तों आपका पुरौला से, पुरौला उत्तरकाशी से, पुरौला उत्तरकाशी से आपकी कुनिंदों की ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बंदरगढ़ नामक स्थान जहां से लाल रंग के मृदभांड मिले हैं किस जनपद में है? तो यह स्थान है आपका टिहरी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, टिहरी के बंदरगढ़ नामक स्थान से लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में किस जनजातीय समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है? तो यह जनजाति है आपकी दोस्तों थारू, थारू समाज है दोस्तों जो ये मात्र सत्तात्मक है। और हम देखते हैं ना हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, किंतु थारू जो जनजाति है इसका समाज मात्र सत्तात्मक है। और इवन दोस्तों जो थारू जनजाति में पुरुष होता है उसे रसोई घर में भी आने नहीं दिया जाता, उनका प्रवेश वहाँ पे वर्जित माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो थारू समाज है, थारू जनजाति का समाज है, वह मात्र सत्तात्मक समाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दोस्तों फूलबाग हवाई अड्डा इसे, और इसका जो अन्य नाम है वह है पंतनगर हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। लेकिन दोस्तों कई बार पंतनगर हवाई अड्डा ना आके फूलबाग हवाई अड्डा आएगा, कई बार फूलबाग हवाई अड्डा ना आके पंतनगर हवाई अड्डा आएगा, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों मतलब ये दो नाम है जो ये एक ही के हैं, ठीक है, पंतनगर हवाई अड्डा बोलो या फिर फूलबाग हवाई अड्डा बोलो, और ये है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्तमान समय में राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका NH7, NH7 दोस्तों हमारे राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसी NH7 पर जो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो स्थित हैं, जिसमें से दो हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, जोशीमठ और माणा। इन चारों स्थलों को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी प्रसिद्ध स्थल हैं और ये NH7 पर स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार नहीं है? तो आपका आंसर है दोस्तों तिमली, क्योंकि दोस्तों तिमली है जो ये भोटिया का लोकगीत है, भोटिया जनजाति का लोकगीत है दोस्तों आपका तिमली, ठीक है। होंगड़, गोटरी और डेलिया
ये आपके बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। इन त्योहारों को भी ध्यान रखेंगे और इस तिमली को भी ध्यान रखेंगे, जो कि भोटिया जनजाति का एक लोकगीत है। तिमली, तुबेरा, बाजू, ये जो हैं ये भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। और आपको जनजाति जो ये चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो ये दिया दोस्तों अप्रैल 2001 में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, धौलीगंगा परियोजना जो कि 280 मेगावाट की है, यह किस स्थान पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई दोस्तों धारचूला में। आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड में धौलीगंगा दो धौलीगंगा हैं, एक आपकी पूर्वी धौलीगंगा है और एक आपकी पश्चिमी धौलीगंगा है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये परियोजना चल रही है ये चल रही है आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर, ठीक है, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर, जो कि आपका धारचूला में है। यह परियोजना आपकी धारचूला में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली में किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों आपकी अलकनंदा नदी पर। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना नाम देख के आप इसको विष्णुगंगा मत कर दीजिएगा, ठीक है, विष्णुगंगा मत कर दीजिएगा इसको। ये आपके अलकनंदा पर है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपका 31 मार्च 2001 को। 31 मार्च 2001 को उत्तराखंड का राज्य योजना आयोग गठन किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एंटोनियो द एंड्राडे श्रीनगर आने वाला पहला पादरी था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ये श्रीनगर आया तो उस समय पवार वंश का कौन सा राजा शासन कर रहा था? क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एंटोनियो द एंड्राडे श्रीनगर आने वाला पहला पादरी किस पवार वंशीय राजा के समय गढ़वाल आया था? तो ये राजा था उस समय श्याम शाह। और कब आए थे एंटोनियो द एंड्राडे? ये आए थे 1624 में। 1624 में श्रीनगर आए थे और ये गढ़वाल आने वाले पहले पादरी थे, ठीक है। और श्याम शाह आपको पता होगा कि श्याम शाह गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये श्याम शाह का उपनाम दिया गया है इतिहासकारों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नरपति गुलेरिया किस पवार वंशीय राजा का सेनापति था जो तामाढौन के युद्ध में मारा गया? तो ये था दोस्तों आपका प्रदीप शाह का। प्रदीप शाह के बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे कि नरपति गुलेरिया प्रदीप शाह का क्या था? सेनापति था और तामाढौन के युद्ध में यह मारा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से किस शासक के दरबार में मौला राम नहीं थे? पहला ऑप्शन है आपका प्रदीप शाह, मान शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मान शाह के दरबार में नहीं थे मौला राम, ठीक है। मौला राम आपको पता है कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे ये गढ़वाली शैली के, और ये चार राजाओं के राजकाज में ये रहे, ठीक है। 4 राजाओं के शासन में ये रहे थे, जिसमें आपके पहले प्रदीप शाह हैं, दूसरे हैं आपके ललित शाह, तीसरे हैं आपके जयकृत शाह और चौथे हैं आपके प्रद्युम्न शाह। इन 4 राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया था, ठीक है, मौला राम को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण 1743-44 में गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह व कुमाऊं के राजा कल्याण चंद ने किस रोहिला सरदार के साथ एक ही ध्वज तले युद्ध किया व हार गए? तो वह रोहिला सरदार था आपका मोहम्मद खां। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद खां से गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह व राजा कल्याण चंद एक साथ युद्ध करते हैं
और वो हार जाते हैं और ये दुनागिरी के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे इनके बीच भीषण युद्ध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उस समय रोहिला सरदार था आपका मोहम्मद खां। देखिए दोस्तों, आपका वीडियो पीपीटीओ का पेपर आने वाला है और जिसमें अभी आपका रिवीजन चल रहा होगा और अभी आपको केवल रिवीजन ही करना चाहिए। इसमें मैंने आज कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं हिंदी के। यदि आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इन हिंदी के प्रश्नों को रखा जाए इस टेस्ट सीरीज़ में या फिर ना रखा जाए, या फिर किस प्रकार रखा जाए, या फिर अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वह भी बताइएगा। आज की मेरी ये पहली कोशिश है हिंदी को इसमें मैंने जो ऐड किया है, और सिर्फ 5 ही प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपका हिंदी का, कौरवी किस बोली का अन्य नाम है? ठीक है, तो यह है दोस्तों खड़ी बोली का। आपको पता होगा कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां हैं, जिसमें से आपकी एक कौरवी या फिर खड़ी बोली भी है। कौरवी और खड़ी बोली ये एक ही बोली के नाम है। ठीक है, तो और ये किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी दोस्तों आपका कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कथनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि यह जो परिभाषा है यह कामता प्रसाद गुरुजी ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्तमान युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताइए। तो आपका आंसर है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, आप हरिश्चंद्रों से जैसा आपने पढ़ा, इससे आपको लग रहा होगा कि यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको ऐसा लगा होगा कि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि जो हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र थे, वह अपनी सच्चाई और सच्चे व्यवहार के लिए जाने जाते थे, सच्चे चरित्र के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो इसका जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण हुआ है। अब किस प्रकार हुआ है? देखिए, मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान युग में, मतलब आज के समय में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। मतलब कैसे? चरित्र वालों की जो सच का आचरण करते हैं। समझ पा रहे होंगे आप, आशा है मुझे, कि जो व्यक्ति सच का आचरण करता है ना, तो हम उसे संज्ञा नहीं देते कि आप बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो वह एक ऐसे जाति के लिए यह शब्द यूज हो रहा है जो कि सच्चाई, मतलब सच का आचरण करती हो। ठीक है, उन सभी मनुष्यों के लिए यह हरिश्चंद्र शब्द यूज हो रहा है जो सच का आचरण करता हो। ठीक है, होप आपको मैं समझा पाई हूँ इस चीज को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी में मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं? ठीक है, सर्वनामों की संख्या हिंदी में मूलतः कितनी है? तो यह दोस्तों आपका 11 है। हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम है, और इस पॉइंट को बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आपको मेरे समझाए गए ये हिंदी के चंद क्वेश्चन समझ आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कल मैं आपको हिंदी के जो ये मूलतः सर्वनाम है जो 11 है, वह सभी मैं आपको कराऊंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हिंदी का जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेंस यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, एक सेकेंड, कोई मैंने देखिए अंडरलाइन किया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। तो ये है दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि आपको मेरे ये क्वेश्चंस थोड़े से भी अगर समझ आए और अगर आपको लगता है कि मतलब मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको समझा पाऊंगी अच्छे से, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं हिंदी की वीडियो भी लेके आऊँ। मुझे पता तो चले एटलीस्ट कि मैं आपको समझा पा भी रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आज का आपका होमवर्क प्रश्न है हिंदी का, आप भला तो जग भला, इसमें सर्वनाम का भेद बताइएगा। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपनी स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।